Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you the last chapter from your Honeydew book, that is chapter 10, The Great Stone Phase 2. इन द प्रीवियस चैप्टर आपने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट में कि एक जनरल आए थे जिसको सारे जो वैली के लोग थे उनको कह रहे थे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस का फेस है, बट जो एर्नेस्ट था वो बिल्कुल भी बिलीव करना नहीं चाहता था क्योंकि उसको फिर अपने दिल से आवाज़ आ गई थी कि ग्रेट स्टोन फेस उसको कह रहे हैं कि नहीं, वेट, ही विल कम. सो अब देखते हैं अब आगे क्या होगा, क्या उनको ग्रेट स्टोन फेस के रिजेम्बलेंस जैसा ह्यूमन बीइंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आएगा, ऐसा कुछ है नहीं है. सो देखते हैं. बिफोर यू रीड, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hardworking, though thoughtful person. फिर अब वो क्या कह रहे हैं, बहुत साल बीत चुके थे और एर्नेस्ट था जो अब एक आदमी मैन में टर्न हो गया था ऑफ मिडल एज, मतलब 30 to 40s में आ चुका था अपने. और जो उसके नेबर्स थे वो उनके लिए बस उसका चेहरा कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं था, मतलब वो उसके लिए बस एक साधारण सा व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था, मिलता जुलता जिसका चेहरा था. वो एक हम्बल व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और एक थॉटफुल पर्सन था. ठीक है, वो सबसे अच्छे से बात करता था, बहुत मेहनत करता था, सबके बारे में सोचता था, समझदार था. बस उनके लिए एर्नेस्ट की बस यही खूबियाँ थी. वो कोई उसको ज़्यादा कुछ नहीं मानते थे. और बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, बट वो पुरानी भविष्यवाणी का क्या होता है, क्या वो फुलफिल होती है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. चलो अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या ऐसा सही में होता है या नहीं होता है. द ईयर्स हरिड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ एर्नेस्ट and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man. अब क्या कहता है वो कि साल गुज़रते गए और एर्नेस्ट के बाल जो थे अब वो सफ़ेद होने लगे थे और जो उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और अब वो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था. But not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि उसका ऐसे ही उसके बुढ़ापा नहीं आया था, उसकी ओल्ड एज ऐसे नहीं आई थी, बल्कि जितने उसके सर पे सफ़ेद बाल थे ना, जितने नंबर्स में उसके सर पे सफ़ेद बाल थे, उससे ज़्यादा उसके जो दिमाग में समझदारी के बातें थी, जो बुद्धिमानी के विचार थे, वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान था, उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान था. एंड एर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी obscure, unsought for, undesired, and had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एर्नेस्ट है अब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, वो अपनी वैली, वो कह रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा, अब उसको फेम मिल चुकी थी, अब वो बहुत ज़्यादा लोगों में जाना जाता था. ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, मतलब वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि वैली क्या, उसको आसपास के लोग भी सब जानते थे. मतलब कोई वैली का कोई लोग भी इतना फेमस नहीं हुआ होगा जितना वो फेमस हो चुका था. कॉलेज प्रोफेसर्स and even the active men of the cities came from far to see and converse
with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे और जो बड़े बड़े लोग थे शहरों के, वो सब दूर दूर से आते थे उसको देखने के लिए, अर्नेस्ट को, उसके साथ बातें करने के लिए, और वो उन सबसे बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, विनम्रता से, प्यार से, हंस के सबके साथ सबको मिलता था, उनके साथ बातें करता था। वो जिस टॉपिक पे बात करना चाहते थे या कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे वो उनको सुनता था, समझता था, और जो उसके मन में से जो फीलिंग्स आती थी वो उनको, उसके दिल से जो फीलिंग्स आती थी या जो उसको समझ आता था वो अपनी फीलिंग्स भी उनके आगे रखता था, उनको सॉल्यूशन देता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. और जब वो उनसे बातें करता था ना तो उसका फेस इतना ज़्यादा चमक उठता था अनजाने में। वो चीज़ें किसी को नोटिस नहीं हुई, वो उसको भी नहीं पता था, बट जो उसका वो फेस है वो एकदम चमक उठता था। ये बातें किसी को नहीं समझ आई, बट कैसा चमक उठता था, एकदम ऐसे चमक जाता, शाइन करने लग जाता, जैसे जैसे शाम की जो रोशनी नहीं होती, जब 4-5 बजे आप देखो बाहर लाइट को तो एकदम ऐसे वो चमक जाती है, तो वैसा ही चमक उठता था। While Ernest had been growing old, अब समय बीतता जा रहा था और अर्नेस्ट और ज़्यादा बुज़ुर्ग हो रहा था। God had granted a new poet to this earth, और he too was a native of the valley but had spent the greater part of his life in distant cities pouring out his sweet music everywhere. फिर एक नया जो पोएट है धरती पर प्रकट हो चुका था, जिसको हम कहते हैं, वो भी जो उसकी वैली है उसी का निवासी था, जिसने अपने जीवन का जो ज़्यादा टाइम जो है वो दूसरी सिटीज़ में बिताया था। उस कवि, फिर जो एक पोएट जो वैली से आया था, वो उसके जो पोएम्स हैं, उसके जो संगीत है, जो उसके गाने हैं, वो अर्नेस्ट तक पहुंच चुके थे। और उनके गानों में क्या था, उसके गानों में ग्रेट स्टोन फेस की बातें थी, उन्होंने उसको लिखा हुआ था अपनी पोएम में। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट, जो पोएट एक नया मिल चुका था अर्थ को, उसकी पोएम्स अर्नेस्ट तक पहुंच चुकी और अर्नेस्ट उनको पढ़ता था। ही रीड देम आफ्टर हिज customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. "Oh, great stone face," he said, "is not this man worthy to be your likeness?" फिर जो उनके पोएम्स में ग्रेट स्टोन फेस की तो बातें थी, तो अर्नेस्ट अपने सारा कस्टमरी टॉयल, मतलब यूजुअल वर्क, जितना भी उसका दिन का काम होता था वो ख़त्म कर बाहर अपने बेंच पे, कॉटेज के बाहर, अपने कॉटेज के डोर के बाहर एक बेंच लगाया हुआ था, उस पर बैठकर वो उसकी पोएम्स पढ़ता रहता था और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था और ग्रेट स्टोन फेस को कहता था, "ओह ग्रेट स्टोन फेस, क्या ये मैन लायक नहीं है आपकी जैसी लाइकनेस के लिए, कि मतलब आपके जैसे दिखने के काबिल नहीं है क्या ये?" द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, बट जो वो चेहरा था उसने स्माइल करा, जो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा था उसने अर्नेस्ट को देखकर स्माइल करा, बट कोई आंसर नहीं दिया। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट थॉट, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब क्या होता है कि वो जो पोएट है जिसने ग्रेट स्टोन फेस की पोएम्स लिखी हैं, वो कभी अर्नेस्ट से मिले तो नहीं हैं, बट उन्होंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तो वो उसका जो करेक्टर है अर्नेस्ट का उसको इमेजिन कर चुके हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं,
क्योंकि वो कहते हैं कि इतना कोई सादगी से रहने वाला इंसान कैसे हो सकता है जो सिंप्लिसिटी को अपने हाथ मतलब हाथ में हाथ डालकर सिंप्लिसिटी के साथ अपना ज़िंदगी गुजारता है. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. फिर क्या होता है, एक दिन गर्मियों का दिन था. एक दिन वो आया और वो एर्नेस्ट के डोर के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जिसमें उसने देखा कि जो वो एर्नेस्ट को इन्होंने कैसे बोला हुआ है, गुड ओल्ड मैन. जो एर्नेस्ट था उसने अपने हाथों में उसकी बुक को पकड़ा हुआ था. जो 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 उसने बुक पकड़ी हुई थी वो उसको पढ़ता था, और एक फिंगर विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और पत्तियों के बीच में उसकी फिंगर्स थी, और वो एक लाइन जैसे पढ़ता था, और फिर बड़े प्यार से ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा ऊपर देखता था. Then, good evening, said the poet. Can you give a traveler night shelter? फिर वो कहते हैं good evening, poet उसको कहते हैं. फिर कहते हैं can you give a traveler a night shelter? वो कहते हैं क्या तुम इस ट्रैवलर को एक रात के लिए शेल्टर दे सकते हो, छत दे सकते हो? Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. फिर वो कहते हैं ग्लैडली, वो कहते हैं बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक से उसने ये आंसर दिया कि वो कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये ग्रेट स्टोन फेस है इसने इतनी अपनेपन से इतने मुस्कुराते हुए किसी अजनबी को ऐसे नहीं देखा जैसे इसने तुम्हें देखा है. Next, the poet sat down beside him, and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. फिर जो वो कवि है वो एर्नेस्ट के साइड में बैठ गया, और दोनों ने बहुत देर तक बातें करी आपस में. Never before had the poet talked a man like Ernest. पोएट ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में एर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से कभी मिला नहीं था, कभी बात नहीं करी थी. क्यों? क्योंकि एर्नेस्ट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, सज्जन था, समझदार था. एर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड. और वहीं दूसरी ओर, और जो एर्नेस्ट था दूसरी ओर वो भी कवि की विद्वता से प्रभावित हो गए. विद्वता से प्रभावित हो गए. वॉट? उसकी जो माइंड में उसकी जो चीज़ें चल विद्वता इस मीन्स उसकी जो माइंड में चीज़ें चल रही थी, जो उसकी बातें थी, उनसे वो भी इम्प्रेस हो गया. नेक्स्ट, as Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen too. He gazed into the poet's eyes. फिर जब जैसे जैसे एर्नेस्ट पोएट की बातें सुन रहा था वो ऐसे इमेजिन कर रहा था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि जो वो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी अपना चेहरा था वो भी झुका रहा है, वो भी सुनना चाहता है कि क्या बोल रहा है पोएट. वो भी पोएट की बातें जैसे सुनना चाहता है. He gazed into the poet's eyes, और वो पोएट की आंखों में बस देख रहा था एर्नेस्ट. Who are you, my gifted guest? He asked. फिर एर्नेस्ट ने उसको कहा तुम हो कौन, my gifted guest? The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. और फिर जो पोएट है उसने अपनी उंगली को वो बुक पर रख दिया जो एर्नेस्ट पढ़ रहा था. ऑफ कोर्स एर्नेस्ट वही बुक पढ़ रहा था जो उसने लिखी थी. नेक्स्ट, यू हैव रेड दीज पोएम्स, सेड ही, यू नो मी, देन फॉर आई रोट देम. फिर उसने कहा आपने इन कविताओं को पढ़ा है,
तो फिर आप मुझे जानते हैं क्योंकि ये मेरी ही रचनाएं हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो मुझे जानते होगे, अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो आप तो मुझे जानते होगे क्योंकि मैंने ही तो इनको लिखा है। अगेन एंड अगेन एर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. फिर वो क्या कह रहे हैं, बार बार एर्नेस्ट जो है वो पोएट के सारे फीचर्स, उसकी आईज, जैसे कहते हैं ना, उसी के नैन नक्श को देख रहा था, को ध्यान से देख रहा था। फिर वो उस बिग ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। फिर उसने अपने सर को हिलाया। He shook his head and sighed, और चैन की सांस ली, ठंडी सी सांस ली। Why are you sad? Sad? inquired the poet. तुम इतने दुखी क्यों हो? पोएट ने पूछा। Because, replied Ernest. फिर एर्नेस्ट ने कहा, क्योंकि all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read this poems, I hope that it might be fulfilled in you. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be his likeness. फिर वो क्या कहते हैं, पहले एर्नेस्ट कहता, वो जब उसने कहा, तुम पोएट ने कहा आप इतने सैड क्यों हो गए, वो कहता क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस मोमेंट की इंतज़ार में था कि कब वो पुरानी भविष्यवाणी सच होगी। और जैसे जैसे मैं तुम्हारी पोएम्स पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सच होगी, और ये तुमसे सच होगी। तुम मिल गए ना, अब ये सच होगी। यू होप्ड, वो क्या कहता, आपने आशा की, और वो ना मंद मंद मुस्कुराने लग गया। आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग, मतलब मंद मंद अपने अंदर मुस्कुराने लग गया और बोला, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। तो वो क्या कहता कि मुझ में विशाल वो जो द ग्रेट स्टोन फेस है जैसी सामान्यता खोजी, पर मैं उन सामान्यता के योग्य ही नहीं हूँ, मैं उतना वर्दी ही नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आस्क्ड एर्नेस्ट। ही पॉइंटेड टू द बुक। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी? वो कहते क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्या? और फिर उसने उस बुक की तरफ पॉइंट करा और उसने बोला कि क्या जो इसमें जितने भी थॉट्स हैं, क्या ये वर्दी नहीं है? क्या ये तुमने नहीं लिखी? क्या ये अच्छी नहीं है? क्या ये वर्दी नहीं है? नेक्स्ट, यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? फिर वो क्या कहता है कि वो कहता कि आपको इसमें हेवनली सॉन्ग मिलेगा, बहुत दूर की आवाज़ मिलेगी, बट माई लाइफ, बट कहता वो मेरी ज़िंदगी, प्यारे एर्नेस्ट, वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है इस सारे थॉट से। मेरी लाइफ बिल्कुल ही अपोजिट है। ये तो मैंने कुछ और लिखा, मतलब ये दूसरी फीलिंग्स हैं, बट जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, बट वो सिर्फ सपने ही रह गए। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। और कहता कभी कभी तो मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं था, मेरे खुद के जो ये थॉट्स हैं ना, मुझे कभी कभी तो इन पे भी भरोसा नहीं है। वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड इन मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। कहता जो आप जो प्योर सीकर, जो महान व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जो बहुत समझदार है, सच्चाई की मूरत है, आप उसको ढूंढ रहे हो, तो आप ये आशा कर रहे हो कि इतना महान व्यक्ति मुझ में है? अब ये कैसा सोच रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
The poet spoke sadly, and his eyes were wet with tears. So too were those of Ernest. फिर ये सब बोलते बोलते ना पोएट की आंखों में आंसू आ गए, और उसको देखते ही, उसकी आंखों में आंसू देखते ही एर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू आ गए. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. फिर सनसेट हो गया, सनसेट होने वाला था, अस्त का समय हो गया था, और जैसे ही एर्नेस्ट की एक पुरानी कस्टम था, मतलब कहते हैं ना रिचुअल था, कि पुरानी प्रथा जो चली आ रही थी कि एर्नेस्ट अपने कुछ नेबर्स के साथ, ग्रुप ऑफ नेबर्स के साथ खुली हवा में बातें करता था, जैसे कहते हैं ना एक मीटिंग सी रखता था. तो वो अपने साथ पोएट को भी ले गया उस मीटिंग में, आम मतलब उसका हाथ पकड़कर उसको भी ले गया. फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस आराम से दिखता था, अच्छे से दिखता था. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. फिर एर्नेस्ट ने बहुत ही प्यार से, बहुत जिसे कहते हैं अपनेपन से वहाँ के लोगों को देखा, और वो फिर बोलना शुरू हो गया वहाँ के लोगों से. क्या बोलना शुरू हो गया? जो भी बातें उसके दिमाग और उसके दिल में चल रही थी. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. फिर वो क्या कहते हैं, उसके जो शब्द हैं उसमें एक वजन है, एक पावर है. क्यों? क्योंकि वो अपने, बिकॉज जो लोग थे वो उसके थॉट से बिल्कुल एग्री करते थे वो, और वो उसके थॉट से एग्री क्यों करते थे? क्योंकि वो बिल्कुल सच और डीप चीज़ें बोलता था. वो डीप चीज़ें क्यों बोलता था? क्योंकि वो वही चीज़ें बोलता था जो उसने महसूस करता था, जो उसने जी हुई होती थी. ये नहीं कि कोई मनगढ़ंत बातें बोलता रहता था, किसी का देखा देखी बोलता था. जो चीज़ें उसके साथ हुई हैं, जो उसने एक्सपीरियंस की हैं, जो उसके दिल में हैं, जो उसके मन में है, वो चीज़ें वो वही बोलता था. It was not mere breath that the preacher uttered. They were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. वो जो भी बोलता था ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते थे, वो उसकी ज़िंदगी होती थी. मतलब कुछ होते हैं ना जो प्रीचर्स होते हैं या मोटिवेटर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट अगर आप भी सुनोगे ना, आपको भी लगेगा हाँ भाई ये तो बस बोलते रहते हैं, ये ऐसा सच थोड़ी होता है. बट वो जो बोलता था वो सारी बातें सच होती थी. मतलब लाइफ के एग्जाम्पल्स, लाइफ लेसन्स ही देता था सबको. मतलब कि कुछ लोगों की बातें होती हैं ना जो एकदम दिल पे छू जाती हैं, कि मतलब आपने भी बहुत सारे मोटिवेटर्स को सुना होगा यूट्यूब पे, या आजकल सब बच्चे रील्स देखते हैं, रील्स पे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटर्स, प्रीचर्स आते हैं. बट आप सुनते हो ना, उनको लगता है अरे क्या बोरिंग बातें कर रहे हैं. बट जब एर्नेस्ट बोलता था तो सारी बातें ना सब बस वो वर्ड्स नहीं लगती थी, वो लोगों को दिल से दिल तक पहुंचती थी. अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम. मतलब क्या होता था, अच्छी चीज़ें बोलता था वो. सेल्फलेस लव मतलब दूसरों को प्यार करो, सेल्फिश मत बनो, दूसरों के लिए जियो, ये सारी बातें उसके शब्दों में होती थी. द पोएट एज ही लिसन्ड felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry that he had ever written. फिर जो वो पोएट था उसको एर्नेस्ट की बातों को सुनकर लगा कि जो एर्नेस्ट का जीवन है और जो उसका करैक्टर है, उसकी अब तक की जो भी काव्य रचना है उससे बहुत ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ रहे हैं. नेक्स्ट,
His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a stage as that, a mild, sweet, thoughtful face with a glory of white hair diffused about it. वो कहते हैं उसके आंखों में भी आंसू आने लग गए और फिर वो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद में बोला कि उसने कभी इतना ज़्यादा समझदार, स्वीट, थॉटफुल फेस नहीं देखा, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट इट, जिसके डिफ्यूज मतलब स्प्रेड ऑल अराउंड, जिसके सफ़ेद बाल हैं हर जगह, जिससे स्प्रेड ऑल अराउंड मतलब पूरा ही सफ़ेद बाल है, मतलब ओल्ड एज को डिफ़ाइन करा हुआ है ये लाइन बोल के कि एर्नेस्ट इतना ज़्यादा ओल्ड था. नेक्स्ट, एट अ डिस्टेंस but clearly to be seen high up the golden light of the setting sun appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. तो जो कुछ दूरी पर जो वो विशाल चेहरा दिखाई दे रहा था, उसके चारों ओर एक और जो वाइट मिस्ट मतलब श्वेत मेघ थे उसके चारों तरफ, जैसे वो जो एर्नेस्ट के वाइट बाल हैं मानो वही हों. At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face." और फिर उस मोमेंट पे एर्नेस्ट का चेहरा इतना भाव्य हो गया था कि मतलब जो पोएट था वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर एकदम उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना आपको कभी भी कोई जैसे एकदम शॉकिंग आप न्यूज़ सुनते हो तो एकदम आप अपने हाथ खड़े कर देते हो ना, उसने एकदम अपने हाथ खड़े कर दिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, बिहोल्ड बिहोल्ड मतलब देखो देखो. एर्नेस्ट का खुद का चेहरा ही उस विशाल ग्रेट स्टोन फेस का प्रतिरूप है, उसी के जैसा उसका ही लाइकनेस है, उसी के जैसा दिखता है. देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू. फिर सारे लोगों ने देखा और उन्होंने समझा कि हाँ ये तो पोएट बिल्कुल सच कह रहा है. द prophecy was fulfilled, but Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. फिर वो जो ओल्ड प्रोफेसी थी, वो भविष्यवाणी थी, वो पूरी हो चुकी थी. बट एर्नेस्ट ने जब अपनी बात पूरी कह ली और फिर वो धीरे से अपने घर की ओर दोबारा चला गया, तो अभी भी वो यही आशा कर रहा था कि उससे भी कोई अच्छा, अधिक मतलब बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति कभी आएगा जिसका चेहरा उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा बिल्कुल सेम होगा. मतलब एर्नेस्ट खुद को नहीं मान रहा था कि वो ग्रेट स्टोन फेस था, वो चाहता था कि और उससे भी ज़्यादा समझदार व्यक्ति आए जो इस ग्रेट स्टोन फेस की रिजेम्बलेंस के काबिल हो. वो खुद को भी अभी तक ग्रेट स्टोन फेस रिजेंबल करना नहीं चाहता था. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. द मोरल ऑफ दिस चैप्टर इज़ कि आप कभी भी जैसे कहते हैं ना उसके पास सब कुछ था, उसके पास नॉलेज थी, उसके पास कहते हैं ना आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सब कुछ है. और जैसे पहले भी जो आया गैथरगोल्ड आया, उसके पास पैसों का घमंड था, जनरल के पास भी उसकी पावर का था, बट इसके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि दूर दूर से सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स और बहुत बड़े बड़े लोग भी इससे मिलने आते थे. पर ये इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ था कि ये सबसे कितने ज़्यादा प्यार से मिलता था, इसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था. तो कहते हैं कि आपके पास जितनी भी पावर आ जाए, पैसा आ जाए, रुतबा आ जाए, पर कभी भी आपको ना अपनी जहाँ से आप आए हो ना, आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए. और जैसे ही
उसने भी यही करा। इसने एर्नेस्ट ने भी यही करा। इसने कभी भी अपनी नेटिव वैली को नहीं छोड़ा। सबसे प्यार से बात करी, तभी सबने इसको द ग्रेट स्टोन फेस की रिजेम्बलेंस के काबिल समझा। So let's start with the comprehension check. Write true or false against the following statements. Statement number 1. Ernest's words reminded people of the wise old sayings. False. Total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar. True. The great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. True. When Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. True. The poet, along with Ernest, addressed the inhabitants of the valley. False. The poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than other own verses. True. Textbook questions working with the text. Question 1. How was Ernest different from others in the valley? Answer is Ernest became known among the people as a good and simple hearted man. Noble and powerful thoughts came out of his mouth. He became famous beyond the valley. Question 2. Why did Ernest think the poet was like the stone face? Answer is the songs of the poet found their way to Ernest. He read them after his day's work and found them worthy, so he began to think that the poet was like the stone face. Question 3. What did the poet himself say about his thoughts and poems? The poet admitted that his songs were heavenly and his dreams had been grand, but his life did not agree with his great thoughts. He lacked sincere faith in his own thoughts. His dreams were mere hollow dreams. Question 4. What made the poet proclaim Ernest was the stone face? The poet heard Ernest's address to the people. He felt that Ernest's own life and character were a nobler kind of poetry than he had ever written. He saw white clouds around the stone face and white hair on Ernest's head. He could not help declaring that Ernest himself was the stone face. Question 5. Write Ernest or poet against each statement below. अब आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, अब आपको वो बताना है कि वो एर्नेस्ट ने कही है या वो पोएट ने कही है. तो स्टेटमेंट 1. There was a gap between his life and his words. Poet. His words had the power of truth as they agree with his thoughts. Ernest. Third, his words were as soothing as a heavenly song but as useful as a vague dream. Poet. Fourth, his thoughts were worthy. Poet. Whatever he said was truth itself. Ernest. Sixth, his poems were noble. Ernest. His life was nobler than all the poems. Poet. 8th. He lacked faith in his own thoughts. Poet. 9th. His thoughts had power as they agreed with the life he lived. Ernest. 10th. Greatness lies in truth. Truth is best expressed in one's action. He was truthful, therefore he was great. Ernest. Question 6. Who by common consent turned out to be like the great stone face? First, Ernest. Second, did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? No, he did not believe that the prophecy made by his mother had come true.
As he walked homeward, he still hoped that some man wiser and better than himself, bearing a likeness to the great stone face, would appear, working with the language. Mark the meaning that best fits in the words or a phrase in the story. First, sun going down. Answer is setting. Second, brightening. Lending. Spacious. A special glow. Sorry. Second, brightening. Answer is lending it a special glow. Third, spacious. Spacious answer is big and wide. Fourth, prophecy. Prediction. Fifth, marvelous. Marvelous means wonderful. Sixth, proclaim. Proclaim means declare. Seventh, seize. Seize means stop. Eighth, a night's shelter. Answer is stay. Ninth, gazed. Gazed means stared at. 10th, took on. Answer is assumed. Then question 2. Read the following sentences. I do hope I'll live to see him. He will come, fear not. Ernest, the man will come. अब आपको इसमें third, Gather gold is arriving tomorrow. People said. D, blood and thunder starts his journey back to the valley next week. Everyone proclaimed. E, the great man is going to spend his old age in his native town. Notice that in the above sentences, verbs in bold type are in 4 different forms. ये verbs की 4 different forms में है. Donating 4 important ways of expressing future time. None of these can be said to be exclusively used to show future time, though each is used to refer to some action in the future. Next, which form of the verb is more natural in these sentences? Encircle your choice. तो अब आपको बताना है कि 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा राइट ऑप्शन है. सो फर्स्ट इज आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग. I am working on a project. Second, have you decided where you will go for your higher secondary? Yes, I have. I will go to the Kendriya Vidyalaya. Third, don't worry about the dog. It won't hurt you. D, the weatherman has predicted that it will snow in Ranikhet tonight. Fifth, Swapna can't go out this evening. Her father is coming to see her. Third, complete these pieces of conversation using will or going to with the verbs given. अब आपको इसमें will या going to fill करना है. ये आपको सारे sentences दिए हुए हैं. First, A. Rani, why are you turning on the radio? Ravi, I will listen to the news. B. Rani, oh, I can't buy this book. I have no money. Ravi, don't worry. I will lend you some. Rani, look at those dark clouds. Ravi, I think it is going to rain. Rani, what shall we have for dinner? Ravi, I can't decide. Rani, make up your mind. Ravi, all right then. We will have fried rice and dry beans. Fifth, Rani, why are you filling the kettle with water? Ravi, I will make coffee. Sixth, Rani, we need some bread and butter for breakfast. Ravi, all right, I will go to the bakery and get some. Ravi, I am getting some bread and butter. Do you want anything from the bakery? Father, yes, I want some salt biscuits. Ravi, fine, I will get you a packet. Then speaking and writing. This activity is
these both the activities you have to do it by yourself. Till then, take care everyone. I think आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसके बोथ पार्ट से, दोनों पार्ट से, फेज़ 1 फेज़ 2। और कभी भी आपको प्राउड ही नहीं होना अपनी किसी चीज़ को लेकर, डाउन टू अर्थ बनना है हमेशा। सो रीड द चैप्टर अगेन, बोथ द चैप्टर्स अगेन, and revise the question answers and try the speaking and writing activities. Till then, bye bye, take care everyone, we'll meet in the next chapter.